हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का अध्याय 5 पढ़ेंगे। आज यायावर साम्राज्य। देखिए, यायावर साम्राज्य। तो यायावर साम्राज्य की अवधारणा जो है विरोधात्मक प्रतीत होती है, पर यह तर्क दिया जाता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। तो यायावर का क्या है? घुमक्कड़। यायावर जो जाति है, और ये जाति क्या है? घुमक्कड़ या बर्बर। ठीक है, तो ये जाति बर्बर है। अब ये भी कहा जाता है कि इन सापेक्षिक तौर पे हम देखें तो आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के समूह जो है समूह में संगठित होती थी। और दूसरी ओर अगर सामाजिक शब्द भौतिक व्यवस्था के लिए हम करते हैं तो सामाजिक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो अध्याय 4 में उन्होंने इस्लामी के इलाकों के बारे में हमने वर्णन किया। उनके बाद जो है बद्दू यायावर जो साम्राज्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी के पारा महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की गई थी। तो चंगेज खान, इस व्यक्ति ने जो है यायावर साम्राज्य की जो है नींव रखी। ये प्रमुख ऐसा व्यक्ति है चंगेज खान जिसने जो है इस यायावर साम्राज्य को पहुंचाया। और ये भी खुद जो है एक बर्बर और एक घुमक्कड़ जाति से जो है संबंध रखता था। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो मध्य एशिया का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर चाइना का ठीक चीन के ऊपर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है यायावर साम्राज्य के लिए उस समय प्रसिद्ध था। तो अगर हम इस अध्याय में हम देखें तो मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार जो है अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को और सैनिक तंत्र को और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का जो है सूत्रपात किया। और मंगोलों ने चुनौती दी कि वो केवल अपने स्टेपी में परंपराओं के जरिए हाल ही में जो है कुछ प्रदेशों में शासन किए जाते थे। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ लेखकों ने जो है यायावर का जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। यानी जो लेखक जो है इन्होंने जो इन यायावर के बारे में जो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो मान्य नहीं हो सकती है। मंगोलों की सामाजिक और सफलताओं के अनेक विद्वानों ने जो है अपनी आकर्षित भी किया है। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों में यायावृत्तांतों में लिखे हैं और अपने मंगोल अधिपत्यों साम्राज्य में रहे हैं। और इन व्यक्ति ने जो की पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूशियसवाद, ईसाई, तुर्क, मुसलमान भी थे। और यद्यपि इन लोगों में जो है मंगोल रीति रिवाज का ज्ञान नहीं था, पर अगर हम देखें तो आदिम घुमक्कड़ इस बर्बर यानी आदिम यानी भोजन की तलाश में जाति जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो क्या कर रही है? प्रवास कर रही है, यानी जा रही है। तो ये घुमक्कड़ जाति क्या होती थी? अगर हम देखें तो ये एक बर्बर जाति थी और ये जो है केवल भोजन की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती थी। ठीक है, तो संभवतः मंगोलों पर जो है बहुमूल्य शोध कार्य जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए। और विद्वानों ने जो है इस काल में जो है जार शासक जो है मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्तियों को सुदृढ़ कर रहे थे। और ये जो है कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए एक सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी था। ठीक है, तो यदि हम और देखें इसके बारे में तो बर्बर जो है अंग्रेजी भाषा के बारबेरियन शब्द है। ये जो बर्बर शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के बारबेरियन शब्द से आया है। और बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बरोस से बना है। और इसका अर्थ होता है गैर यूनानी लोगों हैं जिनकी भाषा यूनानी व बेहतरीन कोलाहल बर्बर के समान थी। और यूनानी ग्रंथों में जो है इन बर्बरों के बच्चों की तरह दिखाया गया है। यानी जो हम देखें बेतरकीब, यानी जो है इनका बोलने का तरीका अलग था, खान पान का तरीका अलग था, रहन सहन का तरीका था। बेतरकीब यानी ये बर्बर यानी बर। ठीक है, तो इनकी भाषा भी ऐसी थी। और ये लोग जो है सुचारू रूप से बोलने में सोचने में असमर्थ थे, डरपोक थे। ठीक है, सत्प्रेषण थे, विलासप्रिय थे, निष्ठुर, लालची और स्वशासन चलाने वाले असमर्थ थे। एक रूढ़िगत जो है घिसी पिटी भाषा धारणाओं रोमासी के पास गई। और रोमासी ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजाति गॉल और हुण जैसे लोगों के लिए भी किया है। तो जर्मन लोगों ने हुण जो जाति है, ठीक है, जो जर्मन लोगों ने जो है
हुण जाति और गौल जाति को बर्बर कहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं तो पूरे जो स्टेपी प्रदेशों में जो है बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों में प्रयोग किया जाने लगा। उनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग जो है जातियों के नाम से संबोधन मिलने लगा। तो हम देखें तो किस तरह जो है इसको, तो सबसे प्राचीन जो मंगोल उन ज्वाबिन जो है इसके बारे में, मंगोल के बारे में जानकारी मिलती है। और मंगोली इतिहास जो है चीनी भाषा में भी मिलते हैं और उसके एक दूसरे से अलग है। और इसी तरह जो है मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत जो कि इतालवी और लातिनी भाषा में उपलब्ध है। तो मार्को पोलो भी जो यात्री था, ये जब यूनान से जब मध्य एशिया के अंदर आया तो इसने इतालवी और रोम भाषा के अंदर जो है इस लातिनी भाषा के अंदर जो है इसका अनुवाद भी किया कि किस तरह मंगोल जाति के बारे में जो है इसने वर्णन किया। ठीक है, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन परंपराओं का प्रयोग होता है उसमें उनकी मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए जो है वांग मीमात्मक को भूमिका अदा करनी पड़ती है और मध्य एशिया में जो यायावर के इतिहास को पढ़ने के लिए कठिनाई का जो उजागर करती है। और इस तरह अध्याय में हम देखेंगे आगे चलकर कि चंगेज़ खान और मंगोलों ने जो है विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में अपनी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान और अनुसंधान केंद्र में अभी तक बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, यायावर साम्राज्य। अब देखिए फर्स्ट देखिए भूमिका। तो भूमिका की 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशिया महाद्वीप के महान साम्राज्यों में से मध्य एशिया स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का जो है प्रादुर्भाव हुआ और सबसे बड़ा एक बड़ा खतरा का अनुभव जो था वो था चंगेज़ खान। अब देखिए यहाँ पर कि उस समय, ठीक है, 13वीं शताब्दी अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी में जो है ये सबसे बड़ा खतरा था चंगेज़ खान। इसकी मृत्यु कब हुई? 1277 ईस्वी। ठीक है, चंगेज़ खान की राजनीतिक जो है दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों और एक महासंघ मात्र बनाने के लिए जो है कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर व विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यानी इस चंगेज़ खान का मानना ये था कि उसने, ईश्वर ने जब उस चंगेज़ खान को इस धरती पर भेजा है और धरती पर भी मध्य एशिया में भेजा है, तो इस चंगेज़ खान का ये मानना था कि उसे ईश्वर ने जो है इस धरती पर जो है शासन करने के लिए आदेश दिए हैं। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य में जो है संलग्न क्षेत्रों में जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध जो है युद्ध अभियान के नेतृत्व में प्रत्यक्ष संचालन में बीता, तथापि उनके वंशजों ने इस क्षेत्र में अपने और आगे जाकर जो है चंगेज़ खान के सपनों को सार्थक भी किया और दुनिया में सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। तो किस तरह एक बर्बर जाति ने जो है, यानी चंगेज़ खान ने जो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आप, तो चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोनके, अब चंगेज़ खान का पोता कौन है? मोनके। तो चंगेज़ खान का जो पोता है मोनके 1251 से 60, ये जो मोनके हैं, ये मोनके फ्रांस के शासक लुई 9वें से चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक ही शाश्वत आकाश है और पृथ्वी केवल एक ही अधिपति, और चंगेज़ खान का स्वर्ग पुत्र जो शाश्वत, जो स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य से उदय से लेकर अस्त तक आनंदित और शांति से रहेगा। ये स्पष्ट करता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। और यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञप्ति की समझ लिया है और फिर आपने विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते, तो केवल ये कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारा समुद्र विशाल है। अगर इस विश्वास के साथ हमारे साथ विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ही है शाश्वत स्वर्ग को भी पता है, जिसमें कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। तो ये केवल क्या है, कोरी धमकियाँ भी ही नहीं थी। तो इस तरह से जो है चंगेज़ खान ने किस तरह जो है इतिहास को और उसके जो है आगे बढ़ाया। चंगेज़ खान ने एक दूसरे पोते बाटू, ठीक है। तो चंगेज़ खान का जो अगला जो पोता है वो बाटू, इस बाटू ने जो है अपने
1236 से 1241, 16 से, ठीक है, इसका समय काल है कि अभियानों में जो है रूस की भूमि पर जो है मास्को तक ड्रोन डाला और पोलैंड, हंगरी और पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। यानी जो बाटू ने जो है मास्को तक जो है खदेड़ दिया लोगों को और वहाँ तक अपना साम्राज्य कायम कर दिया और वियना के बाहर इसने पड़ाव डाला। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक ये लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोल अभियानों के पक्ष में था और चीन के अधिकांश भाग मध्य पूर्वी एशिया और यूरोप के मानने लगे कि चंगेज़ खान की आपा दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और ये क़यामत के दिन की शुरुआत है। तो यूरोप के कुछ देश जो ये मानते थे कि अब ईश्वर जो है अंतिम दिनों को जो है दुनिया को ख़त्म करने वाला है और ये क़यामत के दिन है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है चंगेज़ खान और उसके जो पोते या उसके वंश को जो है क़यामत के दिन की संज्ञा दी जाने। अब देखिए बुखारा पर कब्जा देखिए आप, एक और बताते हैं इसके अंदर। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान में जो है मंगोल शासक ने एक फारसी इतिवृत्ता जुबैनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृत्तांत भी इसने बताया है। जुबैनी के कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव मैदान में गया। देखिए अब जुबैनी क्या है, एक लेखक है और इस जुबैनी ने बताया किसके, बुखारा पर विजय। बुखारा पर विजय यानी चंगेज़ खान की जो बुखारा पर विजय इसके बारे में उल्लेख किया। और देखिए क्या है कि जब वो जीत के बाद जब वो मैदान में गया चंगेज़ खान, ठीक है, तो इस चंगेज़ खान ने देखो क्या कहा वहाँ पर, लोगों को संबोधित किया। ठीक है, अरे लोगों, तुम को ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने जो है अपने पाप किए हैं और तुमने से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्हें सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझे पूछो कि हमने मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ईश्वर का दंड हूँ मैं। यानी उसने कहा कि तुमने क्या पाप किए, तुम आप मेरे से पूछो। तो वो कहता है चंगेज़ खान कि मैं ईश्वर का दंड हूँ और यदि तुम पाप के लिए ना किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास ना भेजा होता। यदि कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था तो उससे जो है वहाँ पर नगर के भाग्य के बारे में पूछे जाने पर उत्तर दिया, ठीक है, कि वे नगर आए, ठीक है, दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया, लोगों का वध कर दिया गया, लूटा गया और चल दिया। यानी उसने पूरे जो है बुखारा को इतना नष्ट नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया कि दोबारा जो है बुखारा जो है नहीं विकसित हुआ। तो उसके बाद हम देखें, ठीक है, तो मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य और शासन और उसके जो है नियंत्रित करने के लिए जो है किन चीज़ों का प्रयोग किया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारों के कारण जो है आत्मविश्वास था, और चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक समुदायों के साथ किए गए संबंध क्या रखा होगा और उसकी राजसत्ता बहुविविधता क्या हुआ होगा। ये तमाम बातें और तमाम जो प्रश्न जो है हम आगे के चैप्टर में जो है जब इससे आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। देखिए तो मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक भूमि, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। देखिए तो मंगल जो है विविध जन समुदाय का एक विशाल निकाय था। निकाय मतलब होता है इकाई। तो एक निकाय था। उसके बाद देखिए आप, ये लोग पूर्व में तातार, कितान, मंचू लोग और पश्चिम में तुर्की कबीलों में भाषागत समानता होने के कारण जो है परस्पर संबंध थे और कुछ लोग जो है पशुपालक थे और कुछ शिकारी संगठन थे। यानी जो कह रहे हैं कि चंगेज़ खान का जो व्यक्ति जो समुदाय जो है ये क्या थे, कुछ तो थे पशुपालक, ठीक है, और कुछ क्या थे, शिकारी संग्रहक। तो कुछ तो पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्रहक थे, ठीक है। तो पशुपालक में जो है घोड़े, भेड़ और कुछ हद तक जो है हम देखें पशुओं में जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। तो ये जो पशुपालक जो हैं ऊँट, भेड़, बकरी, ठीक है,
इनको ये पाला करते थे। ठीक है, तो हम देखें अब, तो उनका जो है यायावीकरण जो है मध्य एशिया से लेकर स्टेपी से होता हुआ, ठीक है, जो कि आज आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र में आज जैसा कि अत्यंत मनोरम था, वैसे क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों में जो है पश्चिमी भागों में अल्लाई पहाड़ी की बर्फीली चोटियाँ थी और दक्षिण में कुछ शुष्क मस्तूल और उसके उत्तर पश्चिम में जो है ओनोन और सलगा जैसी नदियों जैसे बर्फीली से सैकड़ों नदियाँ जो है झरने और जो है पानी से सिंचित होते रहते थे। पशुपालन में जो है के लिए यहाँ पर जो है घास के मैदान थे, प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे जो है शिकार अनुकूलन ऋतु में उपलब्ध हुआ करते थे। शिकारी संग्रह जो है लोग जो है पशुपालक कबीलों और आवास क्षेत्र में उत्तर में साइबेरिया के वनों तक बसे हुए थे। तो पशुपाल के लोगों की तुलना में यदि हम देखें तो गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों के खाल से व्यापार और अपने जीविकोपार्जन करते थे। और इस पूरे क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर भी पाया जाता था और कठोर व लंबे शीत मौसम के अनुसार के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मी की अवधि भी आती थी। चारण क्षेत्रों में जो है साल की सीमित जो है अवधियों में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने जो है कृषि कार्यों को नहीं अपनाया और ना ही पशुपालकों और शिकारी संग्रहों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों को भरण पोषण के लिए समर्थ थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर भी नहीं उभर पाया और मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे। ठीक है, तंबू और जरों एक अस्थायी घर होता है टेंट का जैसा, कपड़े का बना हुआ। इन जरों के अंदर जो है निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थान पर ग्रीष्मकालीन भूचारण भूमि की ओर चले जाते थे। तो ये क्या है, अपने जानवरों के साथ में क्या है, एक ही स्थान पर जा रहे हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकाल के अनुसार। तो नृजातीय और भाषीय संबंधों में मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था और उपलब्ध जो है आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण इनका समाज जो है अनेक पितृवर्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार जो है वो विशाल होते थे और उनके पास में अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। तो इस तरह से हम आगे देखें और तो भूमि होती थी, तो इस कारण अनेक अनुयायी होते थे। उनके स्थानीय राजनीतिक जो है उनका अधिक दबदबा भी हुआ करता था। समय समय पर जो अपनी प्राकृतिक आपदा जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित शिकार सामग्री और अन्य भंडार में रखी सामग्रियों में समाप्त हो जाने की स्थिति में वर्षा के दौरान उसमें संघर्ष भी होता था। तो जब जब जलवायु हो रही है, अति शीत जो है सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे कारण जो है कुछ समुदाय भोजन के लिए ये सरकारी संगठित समाज जो है वो उन पर आक्रमण करके जो है ये भोजन सामग्री प्राप्त करते थे और इस तरह जाति संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वो लूटपाट भी करने लगे। प्राय परिवारों में समूह के आक्रमण और अपनी रक्षा हेतु अधिक शक्तिशाली संपन्न कुलों में मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। तो कुछ अपवाद को छोड़कर परिसंघ प्राय, ठीक है, तो परिसंघ, ये परिसंघ क्या है, धीरे धीरे जो है एक विशाल शक्ति केंद्र बनने लगे और धीरे धीरे जो यहाँ पर चंगेज़ खान जैसे जो है नेतृत्वकारी जो है सामने आए और उन्होंने फिर इस परिसंघ को जो है महासंघ बनाकर जो है पूरे मध्य एशिया में जो है एक विशाल समूह को स्थापित कर दिया। और मंगोल के सामूहिक अनुभव रहने के तौर तरीके भी बिल्कुल भी भिन्न थे। ठीक है, इस तरह से जो हम मंगोल के बारे में ये जानकारी ली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वाली वीडियो में और इस टॉपिक को जो है हम राजनीतिक इकाई के बारे में जो है और भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।